हेलो दोस्तों, तैयारी तो आप कर रहे होंगे और इस तैयारी में हम लोग आज क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपके फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सभी से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं। इनको एक एक करके हम लोग आज पूरी डिटेल आंसर के साथ में कितना लिखना है एक क्वेश्चन में, ये भी जानकारी आपको पूरी देंगे। जो एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम की डेट जितनी ज़्यादा पास आ रही है उतना मैं आपके लिए ये क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चंस अगर आप लिखने का तरीका भी समझ जाएंगे तो आपको अपने एग्ज़ाम में बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। ये क्वेश्चन नंबर पहला क्या है कि राइट ईच हाफ सेल रिएक्शन एंड ऑल्सो नेट रिएक्शन फॉर द सेल। सेल बनाया हुआ है Cu/Cu डाई पॉजिटिव, सॉल्ट ब्रिज Ag पॉजिटिव/Ag। ये पूरा सेल आपके सामने दिया हुआ है और आपको लिखना कितना है रिएक्शन के साथ में ये भी बताया गया। देखिए, लिखने में करना क्या होता है कि यहाँ पर सिंपली आपको जो ये मेटल है ये मेटल आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो मीन्स हम इसको यहाँ पर लिख देंगे कि Cu ने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं और बना दिया है Cu डाई पॉजिटिव, और यहाँ पर Ag पॉजिटिव ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो है वो इसने Ag बना दिया है। तो अगर इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने तो 2 यहाँ लिख दीजिए, 2 यहाँ लिख दीजिए, 2 यहाँ लिख दीजिए, तो रिएक्शन नेट बैलेंसिंग आपकी ये आ जाएगी। चेक कर लीजिएगा, दोनों रिएक्शंस का ऐड है ये, वही आएगा। तो अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पर ये बताना होगा कि ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रहा है और रिडक्शन कहाँ पर हो रहा है, कौन से इलेक्ट्रोड पे हो रहा है, कैथोड पे हो रहा है कि एनोड पे हो रहा है, ये बात भी आपको यहाँ बतानी पड़ेगी, तब जाके आपका आंसर पूरा होगा। तो सबसे पहला काम है कि इसकी रिएक्शन सेल डायरेक्ट लिख देना, वो एक अच्छी बात नहीं होगी, लेकिन ये रिप्रेजेंट कर देना कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है, तब आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, मार्किंग स्कीम आपकी बढ़ जाएगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए मैंने ये क्वेश्चन का सिलेक्शन किया हुआ है। तो आप एक एक क्वेश्चन को देखते जाइए, समझते जाइए और लिख करके प्रैक्टिस भी करते चले जाइएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये क्वेश्चन मैंने इससे पहले ही आपको बताया था कि what is the distance between the Na positive and Cl negative ions in the NaCl crystal if its density is 2.165 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, NaCl crystallizes in FCC lattice। यानी कि अगर आपको ये डेंसिटी जो है वो डिस्टेंस दोनों के बीच की दे रखी है और उसके बाद डेंसिटी भी दे रखी है और डिस्टेंस कैलकुलेशन में आनी है, यानी कैलकुलेट करनी है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट करनी है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। डिस्टेंस आपको एक्चुअली पहले आप पूरी डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक की निकाल दीजिए। जब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकालेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आप निकालिएगा, ये ए आ जाएगी। जब ये ए आ जाएगी तो इसको आप हाफ करेंगे तो रेडियस आपको पता लग जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर दे रखी। देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर हम आधा देखें तो RCl नेगेटिव का आधा ये है, RCl नेगेटिव का आधा ये है, तो ये हाफ हाफ हो गया ना। तो इसी तरह ये RNa पॉजिटिव है और ये RNa पॉजिटिव है, यानी 2 जगह आपको यहाँ पर ये कंडीशन मिलेगी। तो ये चीज़ अगर आप करेंगे तो कैसे करेंगे वो आप देखिएगा। सीधा आपको ये निकालना है, जेड का फार्मूला, डायरेक्ट डेंसिटी का फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला क्या है डेंसिटी का, रो इज इक्वल टू हो जाता है जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन। डायरेक्ट फार्मूला भी लगाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर ए क्यूब आपको निकालना पड़ेगा, तो ए क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा जेड इंटू एम अपॉन यहाँ पर रो इंटू एन ए हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको उसने बता दिया है कि ये फेस सेंटर्ड है, तो यहाँ पर 4 रख दीजिए। मोलर मास आपको पता है कि NaCl का 58.5 होता है और डेंसिटी आपको दे रखी है ऑलरेडी, पहले से दे रखी डेंसिटी, और डेंसिटी कितनी दे रखी वो आपको इसमें दिखाई दे रहा हूँ। डेंसिटी दे रखी 2.165, तो यहाँ पर 2.165 रख दीजिए। तो डेंसिटी हमने यहाँ पर रख दी है 2.165, यानी कि डेंसिटी मैंने रख दी 2.165 और एवोगैड्रो नंबर आपको ऑलरेडी पहले से पता है, तो ये सब वैल्यूज मैंने पुट कर दी हैं। अब आप इससे ए निकाल दीजिएगा। ए क्यूब को जब आप सॉल्व करेंगे तो ईजिली निकल आएगा और ए की वैल्यू क्या होगी वो आपको यहाँ दिखाई गई है, यानी कैलकुलेशन में ए कैसे निकलेगा ये चीज़ आपको यहाँ रिप्रेजेंट की गई। तो ये जो वैल्यू आई है वो ए की आई हुई है, तो ए की वैल्यू क्या है वो आपको साफ दिखाई दे रही है। यहाँ पर कितनी वैल्यू आपने ए की लिख रखी है वो आप देख लीजिए। तो ए की वैल्यू यहाँ पर आई है 5.64 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर लिख रखी है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 564 पिकोमीटर भी लिखा जा सकता है। अब हमने करना क्या है, देखिए एज जो ए की वैल्यू आई है वो एक्चुअली में क्या है कि 2RNa पॉजिटिव प्लस 2R
Cl नेगेटिव के सम के बराबर है, 2 कॉमन ले लीजिए तो RNA पॉजिटिव बचेगा और RCl नेगेटिव बचेगा। ए की वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, 564 पिकोमीटर है। तो यहाँ पर अब RNA इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, सिंपल हमारे सामने अब आंसर आ चुका है। इसको डिवाइड कर दीजिए, 564 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, यानी कि 282 इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल, बहुत ही सिंपल है, इजी तरीके से आप लगाइएगा, डायरेक्ट मेथड को यूज ना करिएगा। ये जो सॉल्यूशन दिया गया इसमें सॉल्यूशन में आप और भी इजी देखिए स्टेप घटा सकते हैं। कैसे स्टेप घटा सकते हैं वो मैंने आपको साफ साफ यहाँ पर दिखा दिया है। ज़्यादा डिटेल आपको नहीं लिखनी है, बहुत अलग सेपरेशन नहीं करना है, लेकिन यूनिट का ख्याल बहुत रखेंगे। यूनिट ज़रूर लिखिएगा इसके अंदर, और जितनी भी यूनिट है वो और कैलकुलेशन प्रॉपर करके दीजिएगा। कैलकुलेशन में शॉर्ट ट्रिक ना अपनाइएगा। अगर कैलकुलेशन आप साइड में करेंगे तो वो आपके मार्किंग स्कीम पर भी इफेक्ट डाल देगा, यानी कि नंबर अच्छे आपको मिल जाएंगे। इसके बाद डेंसिटी सॉलिड चैप्टर से रिलेटेड है कि सिल्वर मेटल क्रिस्टलाइजेस विद ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज फाउंड टू बी 4.077 into 10⁻⁸ सेंटीमीटर। कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस एंड डेंसिटी ऑफ द सिल्वर। एटॉमिक मास ऑफ द सिल्वर इज 108 U। एवोगैड्रो नंबर इज गिवन, इट मीन्स 6.02 into 10⁻23 मोल पर मोल। अब इसमें करना क्या है कि आपने, सिंपल सी बात है कि सिल्वर जो है वो फेस सेंटर्ड में जेड की वैल्यू आपको 4 मिल ही जाती है, एज लेंथ भी आपको मिल जाती है, एटॉमिक रेडियस निकालना है एंड डेंसिटी भी मिल जाती है। तो फिर आपको कैलकुलेट, यानी कि सिंपल आपको करना क्या है, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ से हमें जो है डेंसिटी ऑफ द सिल्वर निकालनी है। तो सबसे पहले हमने डेंसिटी निकाल लेनी है। फार्मूला क्या है, रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन। यानी कि ये क्वेश्चन में ये हमने फार्मूला लगा दिया, डी इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन। क्योंकि ये पेपर अभी हम लोग बुक्स में जो है रो देखते हैं, लेकिन ये जो यूपीएससी का जो सैम्पल पेपर उसमें डी दे रखा है, तो वही डी यहाँ पर लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा, जो आपको सब वैल्यूज पता लग गई हैं, तो वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दिए, पुट कर दिए, तो डेंसिटी निकल आएगी। जब डेंसिटी आ गई तो एक चीज़ ये सॉल्व हो गई। अब एक सिंपल पार्ट और भी पूछा है कि अगर आप इसके बारे में कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस, तो एटॉमिक रेडियस ए गिवन है। तो अब आपने फार्मूला देखा है कि अगर हम लोग देखते हैं कि फेस सेंटर्ड के लिए क्या होता है, ए इज इक्वल टू 2√2r होता है। सिंपल आपने पढ़ा होगा, ए इज इक्वल टू 2√2 इंटू आर। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन 2√2 हो जाएगा। वही यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें हमने ए की वैल्यू पुट कर देनी है और इसको सॉल्व कर देना है। यूनिट लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है, और ये हमारा सेकंड क्वेश्चन इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। इस पे आपने करना क्या है कि पूरी जो स्टेप्स इन्वॉल्व हुई हैं वो सभी स्टेप हमने यहाँ पर यूज़ कर दिए, सभी स्टेप हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो इन स्टेप्स का आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन हमारे पास था, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारे लिए। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 सॉल्व हो चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 3 भी सॉल्व हो चुका है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 सॉल्व हो चुका है इस तरीके से। अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन लिया गया है वो भी आप देख लीजिए, प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ एमजीओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आने की संभावना भी इसकी पूरी लग रही है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर, आप इस पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दीजिएगा। प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ एमजीओ क्रिस्टल एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ इट्स कैटायन in which the cation and anion radii are equal to 65 picometer and 140 picometer respectively। तो आपने करना क्या है वो भी जान लीजिएगा अच्छे से कि भाई देखिए, रेडियस हमें प्रेडिक्ट स्ट्रक्चर जब निकालना है तो हमें रेडियस रेशियो पता लग जाए। रेडियस रेशियो अगर पता लग जाता है किसी भी कंडीशन से, अगर आपको रेडियस रेशियो पता लगता है तो फिर आपकी उसकी ज्योमेट्री डेफिनेटली बता देंगे, इसमें यहाँ पर कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो रेडियस रेशियो अगर आपको मिलता है वो कैसे मिलेगा, यहाँ दिया हुआ है कि नंबर ऑफ द कैटायन इन विच द कैटायन एंड आयन रेडियाई आर इक्वल टू 65 से 140 की रेंज के बीच में आ रहा है। तो रेडियस ऑफ कैटायन एमजी डाई पॉजिटिव का 65 पिकोमीटर है और ऑक्सीजन डाई नेगेटिव का 140 पिकोमीटर। तो आर पॉजिटिव अपॉन और आर नेगेटिव की वैल्यूज हम लोग देख लेते हैं। तो आर पॉजिटिव अपॉन आर नेगेटिव एमजी डाई पॉजिटिव एम और ऑक्सीजन डाई नेगेटिव, तो 65/40 हो जाता है। तो रेशियो जो निकल के आ रहा है वो आपके सामने 0.464 आ रहा है। और ये रेशियो जो है वो इस रेशियो के बीच में बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर ये जो आ रहा है ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को बिलोंग करता है। कोऑर्डिनेशन 6 किसका होता है, वो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर का होता है।
तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आने के चांस भी 2022 का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है इसमें इस क्वेश्चन की संभावना पूरी तरीके से है, इसलिए आप इसको छोड़ेंगे नहीं, लगाएंगे बिल्कुल और इसको लिख करके 2-4 बार प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा जिससे एग्जाम में गलती होने के चांस बिल्कुल ना हो। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना है और ये क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर से आया हुआ है और ये क्वेश्चन कहे क्या रहा है वो भी देख लीजिए। कैलकुलेट द freezing point depression expected for the 0.0711 molar aqueous solution of Na2SO4 if this solution actually freezes at minus 0.320 degree Celsius. What would be the value of vent off factor Kf for the water is 1.86 degree Celsius किलोग्राम पर मोल। अब हमने करना क्या है यहाँ पर वो जान लेना है अच्छे से कि भाई फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन डेल्टा टीएफ की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना। डेल्टा टीएफ निकालने के लिए सबसे पहला काम ये करना होता है कि डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई के एफ एम, ये एक फार्मूला होता है और आई क्या होता है, वेंट ऑफ फैक्टर होता है। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूले में आई के एफ एम लगा देते हैं इस तरीके से, ये हमने डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई के एफ एम लगा दिया। अब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन निकालना, तो फ्रीजिंग पॉइंट टू डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू 1.8 हमारा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आ गया क्योंकि बाकी वैल्यूज दे रखी है, केएफ दे रखा है और एक्चुअल जो फ्रीज है वो ये कंडीशन दे रखी है। सिंपल सा हम लोग करना क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करके हम लोग आंसर, इसको जो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है इसको हम लोगों को चेंज जरूर कर लेना, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए ये यहाँ पर कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एक्सपेक्टेड फॉर 0.01, ये वैल्यू जो आ रही है ये मोलैलिटी है, इस मोलैलिटी को हमने यहाँ पर रख दिया है और ये हमने तो यहाँ पर डेल्टा टीएफ निकला है। अब आपने करना क्या, ऑब्जर्व डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 0.320 डिग्री, ये वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है और ये ऑब्जर्व डिप्रेशन ये वैल्यू ये वाली वैल्यू आप देखिए ध्यान से, ये वाली वैल्यू। तो वेंट ऑफ फैक्टर में कह क्या रहा है कि ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो यही आ गई और कैलकुलेटेड वैल्यू आपके सामने नीचे रखी गई है। कैलकुलेटेड वैल्यू इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, मतलब पहले ऑब्जर्व को कैलकुलेटेड से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पर आई की वैल्यू हमें पता लग जाएगी। दिस इज कॉल्ड वेंट ऑफ फैक्टर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में यूपीएससी के एग्जाम का क्वेश्चन है और यूपीएससी के एग्जाम का क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो आप इसे जरूर सॉल्व करिए क्योंकि इसी के आने के चांस पूरे हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको खूब अच्छे से मिल सकते हैं यहाँ पर और आपकी तैयारी में भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इसी कैटेगरी का अगर कोई क्वेश्चन आपको मिले तो छोड़ना नहीं है, किसी भी कीमत में नहीं छोड़ना, इसको करना जरूर है। और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फार्मूलेट द गिवन सेल्स इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो इसको आपको फार्मूलेट करना है। फार्मूलेट कैसे करना है वो आप जान रहे होते हैं कि फार्मूले के फॉर्म में, यानी इसका सेल रिप्रेजेंटेशन करना है और सेल रिप्रेजेंटेशन आपको अच्छे से आता है, इसमें कोई इफर बट नहीं। आप ऑलरेडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये जो रिप्रेजेंटेशन अपने बच्चों को भी पढ़ाते होंगे आप लोग, वही चीज़ है यहाँ पर। तो इसको रिप्रेजेंट करने में कुछ नहीं करना है, आपको कैथोड और एनोड की रिएक्शंस दिखा देनी है। कैथोड एनोड की रिएक्शंस के बाद आपको सेल का रिप्रेजेंटेशन कर देना, कंबाइन कर देना। जैसे ही कंबाइन होगा तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा जो यहाँ पर दिखाया गया है, ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आप ये एक्वस और ये सॉलिड लिख देते तो बहुत अच्छी बात रहेगी क्योंकि यहाँ से रिप्रेजेंटेशन पर इंप्रेसिव हो जाएगा थोड़ा सा। इसके बाद जो पूछा गया है वो भी आपको बता दे रहा हूँ कि द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट द ईच ऑफ द इलेक्ट्रोड, यानी कि रिएक्शन कहाँ पर हो रही है इसको भी आपको बताना है। कैरियर्स ऑफ द करंट, करंट्स किधर से किधर फ्लो हो रहा है इसको आपको लिख देना पड़ेगा। द करंट इज कैरिड बाय द आयंस विद इन द सेल दैट इज Zn डाई पॉजिटिव आयन एंड Ag पॉजिटिव आयंस बाय द इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द सेल। इलेक्ट्रॉन के थ्रू ही ट्रांसफर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ चलेंगे, जहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे उधर जाएंगे जहाँ इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर आप रिप्रेजेंटेशन कर देंगे, इसको लिख देंगे, कितना लिखना है ये पूरा मैंने, ये यूपीएससी का ही पेपर सिलेक्शन है और ये यूपीएससी के ही जो वेबसाइट है वहाँ से मैंने कलेक्शन किया हुआ है। ये कलेक्शन आपको बहुत ही टिपिकल, बहुत ही ढूंढना आपके लिए बहुत मुश्किल का काम है। ये मेरे पास कुछ सैम्पल पेपर्स हैं, उससे मैंने ये फोटो क्लिक किया हुआ है। तो यूजिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रिडिक्ट द रिएक्शंस, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है और ये क्वेश्चन आपने देखा भी होगा कि यूपीएससी में ये आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में जाता है। यूजिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रिडिक्ट द रिएक्शन इफ एनी that occur between the Fe tri positive and I negative।
तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये वैल्यू दे रखी है 0.77 दिया हुआ है, और ये वैल्यू आपको दे रखी है रिडक्शन पे वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू भी आपकी रिडक्शन पे ही दे रखी है, दोनों वैल्यू रिडक्शन पे है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर करना क्या है कि हमने यूजिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रेडिक्ट द रिएक्शन इफ एनी, ठीक है, इफ एनी यानी कौन सी रिएक्शन होगी पॉसिबल वो बताइए, कौन सी फिजिबल होगी मतलब कौन सी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी ये पूछना चाह रहा है। अब I2 में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े गए तो 2I नेगेटिव बना होगा, बिल्कुल सही बात है, और 2Fe ट्राई पॉजिटिव में जब 2 इलेक्ट्रॉन डाले गए होंगे तो ये Fe डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 2 यानी कि 4 रह जाएगा, ठीक है। अब हमने करना क्या है, इस इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देना, जैसे सब्सट्रैक्शन करेंगे तो टोटल इक्वेशन जो हमारे पास आएगी वो ये वाली इक्वेशन आएगी हमारे पास, और इसकी वैल्यू जो है वो आ रही है पॉजिटिव। और जब रिएक्शन ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो अब आप जान लीजिए अच्छे से कि अगर डेल्टा जी नेगेटिव आता है, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, डेल्टा जी अगर नेगेटिव आता है तो रिएक्शन हो जाएगी आपकी स्पॉन्टेनियस, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव आता है स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो डेल्टा जी अगर पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन हो जाती है नॉन स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा जी नेगेटिव तभी आ पाएगा जब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं अच्छे से कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, तो ई नॉट सेल अगर पॉजिटिव होगा तभी ये नेगेटिव आ पाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ कि सिंस ई नॉट सेल इज पॉजिटिव द रिएक्शन इज फिजिबल नेचर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए पॉइंट, इन रिएक्शंस को भी आप समझ लीजिएगा कि हमने कैसे एडिशन सब्सट्रैक्शन किया हुआ है। I2 माइनस भाई I2 माइनस 2Fe ये पहली रिएक्शन हो गई, उसके बाद I2 प्लस 2Fe डाई पॉजिटिव यानी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब आपने क्या करना है कि ओवरऑल इक्वेशन निकाल देनी, ओवरऑल इक्वेशन कैसे निकलेगी वो आपको यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है, तो ये वैल्यू आपके सामने रिप्रेजेंट हो रही है। तो ये ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस करिएगा, इसको आप इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए बहुत काम आएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा गया है, ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बचेंगे नहीं, आएंगे जरूर, इसलिए इनको लगाना है, कहीं से कहीं तक छोड़ना नहीं। कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द हाइड्रोजन गैस टेकन इन द फॉर्म ऑफ द गैस इलेक्ट्रोड इन द गिवन सेल, कंसंट्रेशन 1 मोलर दे रखी है, और अदर इलेक्ट्रोड इज दैट निकल डिप्ड इन द 1.0 मोलर निकल डाई पॉजिटिव सोल्यूशन, द ऑब्जर्व्ड EMF दिया हुआ है। तो अब दोनों की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर करना कुछ नहीं, सेल बना लेना है। सेल जब बनाएंगे तो निकल, भाई निकल तो लेफ्ट हैंड साइड में रखना क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और हाइड्रोजन को एज ए आप इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज करेंगे, और रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज करने के बाद इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, सेल रिएक्शन आ जाएगी। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हो जाएगा। एन की वैल्यू आपको 2 दिखाई दे रही है, एन की वैल्यू 2 रख दीजिएगा, और ई नॉट सेल निकालने के लिए ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, राइट में आपको 0 दिखाई दे रहा है क्योंकि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का 0 होता है और निकल की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो इसलिए इसको वैल्यूज को पुट कर दीजिए। तो डेल्टा ई नॉट सेल की जो वैल्यू आएगी वो 0.25 वोल्ट आ जाएगी। 0.25 वोल्ट आने के बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, वैल्यूज पुट करिएगा। वैल्यू पुट करने के बाद आपको प्रेशर यहाँ पर हाइड्रोजन का कैलकुलेट हो जाएगा। लॉग के टर्म में आता है तो इसको एंटी लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंटी लॉग और लॉग निकालने का प्रॉपर मेथड मैंने आपको समझा रखा है, जितने भी लोग ये तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग इस एंटी लॉग और लॉग को जरूर सीख करके जाएं। बाकी मैंने ये भी आपको बता दिया है कि अगर लॉग एंटी लॉग आपको नहीं आ रहा है तो कुछ वैल्यूज़ हैं जो इंपॉर्टेंट मैंने बताई हैं आपको, अगर वो उन्हें याद कर लेते हैं तो आप 100% वहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, ईजी हो जाएगा आपके लिए, ज़्यादा टाइम नहीं आपका ख़राब होगा, टाइम ईजिली आप बचा पाएंगे वहाँ पर। और टाइम इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टाइम को अगर आप मैनेज कर लेते हैं तो शायद आपके लिए सिलेक्शन आसान हो जाता है। तो सिलेक्शन अगर लेना है तो टाइम को मैनेज करना भी सीख लीजिए। कैलकुलेशन बहुत सारी ऐसी होंगी जिनको आप इजी वे में कर पाएंगे और अपने टाइम को बचा पाएंगे। अगर आप किसी एक क्वेश्चन पे टाइम कंज्यूम ज़्यादा करते हैं तो दूसरे क्वेश्चन पे टाइम उतना मैनेज कर दिए। टाइम मैनेजमेंट ये अगर आपने सीख लिया, क्योंकि एग्जामिनेशन इज ए टाइप ऑफ आर्ट, एग्जामिनेशन एक आर्ट होती है, एग्जामिनेशन एक कला होती है। एग्जामिनेशन मतलब अगर आप नॉलेज बहुत रखते हैं और एग्जामिनेशन की ट्रिक नहीं जानते तो शायद क्वालिफाई करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। द ई नॉट सेल वैल्यूज एट 298 केल्विन करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग 2 रिडक्शन इलेक्ट्रोड प्रोसेस आर।
ये आपने दे रखा है कि रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू दे रखी है, दोनों की कॉपर की दे रखी है, लेकिन यहाँ पर कॉपर पॉजिटिव है, यहाँ पर कॉपर डाई पॉजिटिव है। आपको फार्मूलेट द गैल्वेनिक सेल फॉर देयर combination, what will be the cell potential, कैलकुलेट द डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने की संभावना भी ज़्यादा इसकी है, और ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत ज़्यादा देखे हैं यूपीएससी के पेपर में, तो आप इन क्वेश्चंस को करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ये क्वेश्चन का सिंपल है कि आपको पहले क्या करना है, इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, लॉस किया होगा, तो इलेक्ट्रॉन लॉस ऑक्सीडेशन हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है मतलब रिडक्शन हुआ, आपने सेल रिएक्शन बनाई तो आपकी सेल रिएक्शन ये आ चुकी है कि भाई दोनों में दो एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है। तो अब आपने करना ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट किया, ये रिडक्शन पोटेंशियल पर है, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब आपने वही फार्मूला लगा देना है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, ये फार्मूला लगाइएगा, आपका आंसर सामने आएगा। अगर जूल में आता है तो आप किलो जूल में कन्वर्ट कर दीजिएगा। कोई यहाँ पर आपको कूलम जूल में आ रहा है, कूलम वोल्ट में आ रहा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आंसर जिस यूनिट में पूछा जाए उसी यूनिट में बताइएगा, और दूसरी बात ये कि अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा यूनिट ऐड करने की कोशिश न करिएगा। अगर आंसर किसी भी यूनिट में नहीं पूछा गया है तो जो आंसर आपका आ रहा है वो किलो जूल में ही निकाल करके छोड़ दीजिएगा। एक्स्ट्रा उसमें कोई अपनी जो है वो बुद्धिमत्ता का यूज आप न करें, जिससे कि आपकी जो सही क्वेश्चन हो वो भी गलत हो, ऐसे चांस आपके लिए कम रहे। कंसीडर, ये आपका केमिकल काइनेटिक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। कंसीडर द रिएक्शन ए मोल ऑफ ए लिए, बी मोल ऑफ बी लिए, सी मोल सी के लिए, डी मोल डी के लिए। इफ 4 मोलर ऑफ A are allowed to react with 2 molar of B and the concentration of A after 4 seconds in 3 molar, calculate the rate of reaction. Mention it in terms of A as well as D. तो अब आपको करना क्या है, आपको ये पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन होता है क्या। रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द रिएक्टेंट कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन, ये होता है ना। तो टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है, 4 सेकंड हो रहा है, तो आपने टाइम 4 सेकंड रख दिया। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने कंज्यूम हो रहे हैं, 3 मोल, आपने देखा 2 मोल बी के हो रहे हैं और आपका 3 मोल ए के जा रहा है, यही है ना। तो इसका मतलब 1 मोल का डिफरेंस आ गया। कंज्यूमर शुरू में 2 मोल थे और आपके पास 3 मोल से रिएक्शन करानी थी, तो सिंपल सा बात ये है कि कंसंट्रेशन आफ्टर ए मोल 4 सेकंड 3 मोल कंज्यूम हो गया। तो डिफरेंस जो आया है आपके सामने वो कितना आया है, वो डिफरेंस आपके सामने आ रहा है 1 मोलर, ठीक है ना। डिफरेंस यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंज्यूम्ड, देखिएगा ध्यान से, 4 मोलर ऑफ ए ये दिया है। इफ 4 मोलर, मोल्स पर लीटर है, 4 ही मोल तो हुए, है ना, ध्यान रखना। allowed to react with the 2 molar of B and concentration of A after 4 second in 3 molar, तो ये मोल पर जो दिया है वो 4 में से 3 को माइनस कर दिए, 1 मोलर हो जाएगा। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज वी गेट, अब आपको क्या पता रेट ऑफ रिएक्शन, भाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है और प्रोडक्ट की बढ़ती है, तो 1 मोलर हो गया, ए की कंसंट्रेशन यहाँ पे 1 मोलर रख दीजिए, 4 सेकंड का टाइम है आपके पास, ये आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको डी के लिए निकालना है तो अगर आप डी के लिए निकालिए, डी हो गया, तो डी के लिए प्लस साइन चलेगा, और डी के लिए प्लस साइन क्यों चलेगा वो भी आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट है यहाँ पर। तो माइनस जो भी वैल्यूज होती है यहाँ पर, ये जो वैल्यू होती है सी, तो ये 1 अपॉन में सी कर देंगे, 1 अपॉन में डी कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए आपको मिल रहा होगा माइनस का 1 अपॉन ए प्लस इज इक्वल टू प्लस के 1 अपॉन डी के बराबर आ रहा है। तो अब ये डी, ये वाला डी मल्टीप्लाई में चला जाएगा, वैल्यूज पुट कर दिए डी और ए के टर्म्स में, आंसर आपका सामने आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में इसी कैटेगरी का क्वेश्चन मिलने के चांस भी होने चाहिए आपके सामने, तो ऐसे क्वेश्चन को आप जरूर पढ़िएगा, छोड़ना नहीं भाई, है ना, ठीक है। चल देते हैं आगे, बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन की, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये वाला। इसको आपको देखा, मतलब इसको आपको ऐसे टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो भी कर लेने हैं, और ये क्वेश्चन इजीली आप जल्दी बुक में नहीं पाएंगे। अब फर्स्ट ऑर्डर गैस रिएक्शन दे रखी है आपके सामने, टेम्परेचर भी दिया है, रेट कांस्टेंट भी दिया है, परसेंटेज ऑफ ए टू डिकम्पोज ऑन हीटिंग फॉर 900 सेकेंड्स फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इज इक्वल टू 2.03 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। लेट ए बी 100, के की वैल्यू आपके सामने दे रखी, टाइम भी दिया हुआ, वैल्यू पुट कर दीजिए, ए अपॉन लॉग के टर्म में वैल्यू आप निकाल देंगे, और जब लॉग निकाल आएगा तो फिर एंटी लॉग वाली वही समस्या हो जाएगी। और एंटी लॉग अगर आपको निकालना है, सीखना है, तो फिर आप इजी मेथड से, इसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो में नीचे दे दूँगा, अगर आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लॉग एंटी लॉग, बहुत ईजी मेथड, विद इन सेकेंड लॉग एंटी लॉग निकलेगा, टाइम कंज्यूम आपका नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं, और ये पेज नंबर हमारे पास चला है। ये क्वेश्चंस मैंने कुछ उठाए हैं जो बहुत ही, व्हाट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये क्वेश्चन अच्छा है,
इसको क्वेश्चन को आप देखिएगा, व्हाट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर कोफिशिएंट होता क्या है, यहाँ पर लिखा है मैंने, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ए रिएक्शन इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन एट टू टेम्परेचर्स डिफरिंग बाई 10 डिग्री। यानी ये जो 10 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर डिफर कर जाते हैं उसी को हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द इफेक्टिव कोलिजन्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है। इफेक्टिव कोलिजन वो होगा जो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में मदद करेगा, यानी कोलिजन्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आइएगा, डिफाइन द थ्रेशोल्ड एनर्जी, द अमाउंट, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू फॉर्म द प्रोडक्ट। यानी मिनिमम, यहाँ पर ये मिनिमम वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, है ना। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। इट, यानी कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा, कैटलिस्ट है ना, कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन ये तय है, लेकिन क्या होता है कि आप एक वर्ड यहाँ पर बढ़ा दीजिएगा, कैटलिस्ट चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज द मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वर्ड या एक्स्ट्रा वर्ड जरूर ऐड करिएगा, इट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू रेज देम अप टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये वर्ड यहाँ पर यूज करना है तो आपके लिए बड़ा फायदेमंद है। हाउ इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज अफेक्टेड, तो कैटलिस्ट भी कर सकता है, टेम्परेचर भी कर सकता है, ये चीज़ें दोनों आप ध्यान रखिएगा, लिख दीजिएगा इसमें। और कभी कभी फोटो केमिकल यानी कि जो हमारी सनलाइट होती है वो भी इसको इफेक्ट करती है, तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइएगा, इन सम केमिकल रिएक्शंस इट इज फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैव एनर्जी मोर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी वैल्यूज, येट द रिएक्शंस आर क्वाइट स्लो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल सटीक पूछा गया है। इट मे बी ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं हुआ, मॉलिक्यूल के बीच में सही कोलिजन नहीं हुआ, तो फिर प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी रिएक्शन फिजिबल तभी होती है जब प्रॉपर ओरिएंटेशन हो और उसको जितनी मिनिमम एनर्जी या चाहिए वो मिल जाए, तभी प्रोडक्ट बनता है, उससे पहले प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो इसलिए इन चीज़ों को आप लिखेंगे। थर्मोडायनेमिकली फिजिबल, हाउ इज दैट अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन केप्ट एट द रूम टेम्परेचर shows no tendency to form the water, no reactant molecule is having the energy greater than the threshold energy। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी नहीं होती है, और उसको अगर हमें वहाँ तक पहुँचाना है तो फिर एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, इनिशिएट करना पड़ेगा, और अगर इनिशिएशन होगा तभी पॉसिबिलिटी, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज जीरो, विल द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड अपॉन। तो अब आप ये जान लीजिए ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपने आर्हेनियस का जो कंसेप्ट पढ़ा है वो आर्हेनियस का कंसेप्ट ये कहता है कि A इज इक्वल टू क्या होता है, आर्हेनियस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो K इज इक्वल टू क्या होता है, A e रेज टू द पावर माइनस E अपॉन RT। ये फार्मूला होता है, और इस फार्मूले में आपको करना कि एक्टिवेशन एनर्जी जीरो कर दीजिए। अगर आप जीरो कर देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A e रेज टू दी पावर 0 अपॉन RT। ये फैक्टर पूरा जो है 1 हो जाएगा, तो K इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, A के बराबर आ जाएगा। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि यानी कि the activation energy of the reaction is zero, will the rate constant of the reaction depend upon the temperature? नहीं, डिपेंड नहीं करेगा, टेम्परेचर फैक्टर ही यहाँ पर हट गया है, तो टेम्परेचर पर डिपेंड कहाँ से करेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ध्यान रहे आपको पढ़ करके जाइएगा, ये ऐसे क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि आउट ऑफ द फॉलोइंग गैसेस विच विल बी एड्जॉर्ब मोर रेडली ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल। तो अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ यानी टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर देखें, तो मैंने क्रिटिकल टेम्परेचर का एक जो टेबल है वो भी आप तक प्रोवाइड करवा दी, वो आप याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंने बताया था कि अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इन्हीं के क्रिटिकल टेम्परेचर अगर हमें पता रहे तो हम इजीली आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो द ऑर्डर ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर यही होता है कि सबसे ज़्यादा अमोनिया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ऑक्सीजन का होगा। हेंस अमोनिया हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट intermolecular force of attraction, hence will absorb more readily. Why is ferric chloride preferred over the potassium chloride in the case of
कट लीडिंग, तो ये आपको पता है कोगुलेट कर देता है, और कोगुलेशन हार्डी-सुल्जे के अकॉर्डिंग होता है, और हार्डी-सुल्जे ये कहता है कि जितना ज़्यादा चार्ज, मोर इज द चार्ज मोर इज द पावर ऑफ कोगुलेशन. What happens when colloidal solution of FeOH का whole thrice mixed with the that of AS2S3? FeOH का whole thrice is a positively charged salt and AS2S3 is a negatively charged salt. On mixing coagulation हो जाएगा, coagulation हो जाएगा तो फिर precipitation possible है. तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए रख रहा हूँ, तो इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस बार बार करते रहिएगा. वाई एक्टिवेटेड चारकोल इज बेटर एड्सॉर्बेंट देन ऑर्डिनरी, तो आपको पता है कि मोर इज द सरफेस एरिया मोर इज द एड्सॉर्प्शन, ये कंसेप्ट भी. और यहाँ पर लैंगमुर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म को जरूर पढ़ के जाइएगा, और लैंगमुर आना तय है इस बार. हाउ विल यू प्रूव दैट सेलेक्टिव नेचर ऑफ द एड्सॉर्प्शन? एक्टिवेटेड चारकोल एड्सॉर्ब क्लोरीन इन प्रेफरेंस टू द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ गैसेस. सिमिलरली एनिमल चारकोल only the adsorb coloring matter from the solution of impure sugar. These examples show that the adsorption of selective nature, यानी एड्सॉर्प्शन जो होता है वो उसका एक पर्टिकुलर चीज, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के ऊपर ही एड्सॉर्ब हो सकती है, हर चीज हर किसी केमिकल के ऊपर एड्सॉर्ब नहीं हो सकती. हाउ इज एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस रिलेटेड टू इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर? हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस ग्रेटर विल बी द वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ग्रेटर विल बी द एड्सॉर्प्शन. ये वाला पहला जो क्वेश्चन है उसी का आप एक जवाब भी मान सकते हैं, यानी फर्स्ट क्वेश्चन से ये मैच कर रहा है. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी आप इसे बोल सकते हैं, ये वाला नहीं, इससे पहले वाले पेज पे जो था ये चीज ये वाला आउट ऑफ द फॉलोइंग गैसेस, ये बिल्कुल सेम, इन दोनों का आंसर मान के चलिएगा तो आपको ये जवाब यहाँ पर मिल जाएगा. इसके बाद हम लोग वाई डज H3PO3 एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट बट H3PO4 डज नॉट. ये क्वेश्चन भी अच्छा है, तो इस क्वेश्चन को भी आप करिएगा, लेकिन ये वाला पेज जो है मैं आपको लास्ट में भेजूंगा. अभी आप जहाँ तक मैंने कराया इस प्रीवियस पेज तक यहाँ तक प्रैक्टिस कर डालिए. इसके बाद हम लोग फिर मिलेंगे आपको और एक नई वीडियो के साथ इनके आगे क्वेश्चंस को कंटिन्यू करने के लिए. क्वेश्चन कितने हो चुके हैं आपको पता लग चुका होगा, और इतने क्वेश्चन आप कर लीजिए. इसके बाद इन क्वेश्चन के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे. आप अपनी तैयारी करते रहिएगा, बिल्कुल रुकेंगे नहीं आप, और इनको लिख करके कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा. वीडियो कैसी लगी बताइएगा.